हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए, आपको जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो और ज़्यादा। देखिए, हम आपको बता दें कि 2001 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप जा कर के उसे वॉच कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अभी मैं 2003 का पेपर का मैंने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया है। 20 क्वेश्चन कल मैं लेकर आई थी और अभी मैं 21 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आई हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं पूरा डिटेल में आप सबको सॉल्व कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं। एक मिनट मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बियर द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। देखिए, लाइन क्या है? द ओल्ड मैन chuckled and said, "You have learned how to fly a kite properly, my child." तो यहाँ पे आपको करेक्ट पंक्चुएशन वाला आंसर चूज करना है। तो जो 21 है, 21 का आप देख सकते हैं जो ऑप्शन 4 है। ठीक है, इसमें जितने पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए गए हैं सारे करेक्ट है। देखिए, मैं बता दूं, द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सेड, ये एक हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है? यू हैव एट लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली, कॉमा माई चाइल्ड। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से आप रिमाइंड भी कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन से मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में ये लाइन किसने लिखा है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ द ट्रेजिडी करेक्टर्स होल्ड द सेकेंड प्लेस। देखिए, इसमें ये कहा गया है जो ट्रेजिडी का सोल होता है, आत्मा होता है, इसमें प्लॉट को बताया गया है। किसने कहा है कि ट्रेजिडी की आत्मा जो होती है प्लॉट होती है और जो करेक्टर्स होते हैं वो सेकेंड प्लेस पे आता है, मतलब उनका स्थान सेकेंड पोजिशन पे आता है। क्या प्लेटो ने कहा है, क्या अरिस्टोटल ने कहा है, या शेक्सपियर ने कहा है, या लैंगियस ने कहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन सेकेंड होगा। मतलब अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी का जो आत्मा माना है उसे प्लॉट को माना है। देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। These lines were said by Aristotle in his Poetics. He goes on to discuss the structure of the ideal tragedy plot and spends several characters on its requirements. ठीक है, तो उन्होंने प्लॉट को क्या माना है? ट्रेजिडी का सोल माना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सनिफाइड। यहाँ पे कौन से जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको पर्सनिफाइड किया गया? रेवेंस इज किंग, स्विफ्ट एज अ विंड, थर्स्टी अर्थ, ऑनेस्ट थिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब पर्सनिफाइड किया गया है, किस यहाँ पे किस वर्ड को, आप ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है इसको क्या किया गया है? पर्सनिफाइड किया है। ऑनेस्ट थीफ, मतलब कोई भी चोर ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑनेस्ट थीफ इज अ पर्सनिफाइड हियर as its states quality of the thief. Personification gives human traits and qualities such as emotions, desires, sensation, gestures and speech often by way of the metaphor. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि गीतांजलि को इंग्लिश में कब पब्लिश किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि गीतांजलि से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो जो गीतांजलि पे ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, तो वो किस सन में दिया गया? तो मैं आपको बता दूं 1913 में उन्हें क्या मिला था? गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए अनाउंस किया गया था। ठीक है, भारत के सबसे पहले सबसे पहला नोबेल प्राइज़ पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 या
14। तो यहाँ पे जो 24 है, 24 का आंसर जो होगा 1911। 1911 जो गीतांजलि था 1911 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, द मोस्ट फेमस वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, वॉज पब्लिश्ड इन 1910। 1910 में, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं पब्लिश हुई थी। वो कब किस भाषा में पब्लिश हुई? बांग्ला में हुई थी। ठीक है। टैगोर देन ट्रांसलेटेड इट इनटू प्रोज पोएम्स इन इंग्लिश एज गीतांजलि सॉन्ग ऑफ फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि ये जो गीतांजलि का एक पार्ट आपको ELT ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है, उसके भी सिलेबस में है। एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1912 विद द इंट्रोडक्शन बाय विलियम बटलर इट्स। विलियम बटलर इट्स के इंट्रोडक्शन के साथ इसमें स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, शेक्सपियर वॉज बॉर्न। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए, क्या 1564 में उनका जन्म हुआ था, या 1464 में, या 1664 में, या 1364 में? तो मैं आपको बता दें, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो फर्स्ट है, मतलब 1564 में इनका जन्म 1564 में हुआ था। आपको पता है कि जो शेक्सपियर थे वो ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इन अप्रैल, देख सकते हैं ऑन अप्रैल 23 1564 में, मतलब 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या देखना है? फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। देखिए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, माई सन इज डिजायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज किया गया? इन। नेक्स्ट देख लीजिए, माई सन इज डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज किया गया? ऑन। माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है। लास्ट जो ऑप्शन है, माई सन इज डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी, यहाँ पे फॉर प्रिपोजिशन का यूज किया गया। तो आप बताइए इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन कहाँ पे यूज किया गया? जो 26 है उसका जो ऑप्शन थर्ड है। ठीक है। ऑफ का यूज जहाँ पे हुआ है वो सही है। देखिए, इन मैक्सिमम केसेस डिजायरस एडजेक्टिव होता है, इज फॉलोड बाय द प्रिपोजिशन ऑफ। जो डिजायरस होता है वो किसको फॉलो करता है? ऑफ को फॉलो करता है। प्रिपोजिशन ऑफ एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट ऑफ द समथिंग टू इट्स होल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है ओमनीपोटेंट का। ओमनीपोटेंट मीन्स होता क्या है? क्या ये वन हु इज ऑल पावरफुल होता है, या वन हु इज इंटेलिजेंट, या वन हु लव्स मैनकाइंड, या वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो आपको पता है ये इसका मतलब जो 27 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन हु इज ऑल पावरफुल। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो वो गॉड होता है। ओमनीपोटेंट उसी का आता है। ओमनीपोटेंट इज वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। वी ऑलवेज रिफर्स टू गॉड एज बीइंग ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट कौन होता है? गॉड होता है। ठीक है। 27। ओके। 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पैराडाइज लॉस्ट। एक मिनट, मे बी समथिंग इशूज विथ, यस। 28 आप देख सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कितने बुक पैराडाइज लॉस्ट में थे? क्या 10 थे, 12 थे, 6 थे, 8 थे? तो आपको पता है जो पैराडाइज लॉस्ट था सबसे पहले 1667 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। तो जब पब्लिश हुआ था उस समय पे बुक कितने थे? 10 थे। लेकिन जब इसका रिवाइज वर्जन, सेकेंड वर्जन आया 1674 में। ठीक है। जब 1674 में इनका नेक्स्ट वर्जन आया, जो इनका जिसे बोलते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल आया, तो उस समय पे उसमें कितने बुक थे? 12 बुक थे। तो आप बताइए यहाँ पे जो ऑप्शन 12 होगा। ठीक है। 12 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोयम इन अ ब्लैंक वर्ड्स। किस वर्ड्स में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में, बाय जॉन मिल्टन। इट वॉज ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स इन 1667 and with book 7 and 10 each split into 2 parts। देखिए, जो बुक 7 था और बुक 10 था, ठीक है, इसको ही डिवाइड करके 2 बुक का और निर्माण हुआ। ठीक है। 10th को और 7th को। पब्लिश्ड इन 12 बुक्स इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ओके।
29 में क्या बता रहा है, द राइटर्स ऑफ कॉरियोलोनस। कॉरियोलोनस का राइटर कौन थे, क्या क्रिस्टोफर मार्लो थे, बी वी शैली थी, विलियम शेक्सपियर थे, जॉन मिल्टन। तो आपको पता है जो कॉरियोलोनस था, लेनस था, वो शेक्सपियर ने लिखा था, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, कॉरियोलोनस इज द लास्ट ऑफ द सो कॉल्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर इन अबाउट 1608 में, मतलब अपने ज़िंदगी के लास्ट फेज में इन्होंने इसको लिखा था, पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623। उन्होंने कब पब्लिश कराया था इसको, हालांकि उन्होंने नहीं कराया था, उनके दो साथी जो कलाकार थे, उन दोनों कलाकारों का नाम अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो 1623 में उन्होंने ही पब्लिश कराया था, और उसमें आपको पता है सिर्फ 36 ही प्लेज थे, एक प्ले उसमें मिस था। ठीक है, नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30, आप 30 देख सकते हैं। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जो स्टाइल था किसने सेट किया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो चौसर के द्वारा, लैम के द्वारा, ड्राइडन के द्वारा या स्विफ्ट के द्वारा। तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन 30 का है, 30 का ऑप्शन जो फोर्थ है, स्विफ्ट के द्वारा मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का स्टाइल सेट किया गया था। देख सकते हैं आप, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोज स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश, जोनाथन स्विफ्ट सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। जो खुद से बात करता है, इसमें कौन सा मतलब है, सॉलिलोक्वी होता है, स्पोक्समैन होता है, कॉरेलिटी होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी क्या होता है, जो अपने मन में बातें की जाती हैं, लेकिन वो पर्दे पे, जैसे मान लीजिए कि एक्ट चल रहा है, अब कोई एक्टर है, वो अंदर अपनी बातें सोच रहा है, ठीक है, कि रुकिए मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो बातें ऑडियंस को कैसे पता चले, ऑडियंस को वो अंदर क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता चलता, तो वही चीज़ वो अलाउड करके, थोड़ा तेज बोल करके वो बातें सोचते हैं, वही होता है सॉलिलोक्वी। देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन मैंने दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। Soliloquy is an act of speaking one's thoughts aloud when by oneself or regardless of any heard। उसे ऐसा लगता है कि जो मैं तेज तेज से अपनी बातें बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो किसी को भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्पेशली बाय द करेक्टर इन द प्ले, और जो वहाँ पे और करेक्टर्स हैं उनको स्पेशली नहीं सुनाई पड़ रहा। इट इज़ अ monologue addressed to oneself, thought spoken out loud without addressing another। वो बिना किसी को एड्रेस किए, जैसे मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग में क्या होता है कि उसमें एड्रेस स्वयं को करते हैं ना, उसी तरीके से देखिए असाइड, सॉलिलोक्वी और मोनोलॉग, तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो तीनों का आप डिफिनीशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी पंक्चुएशन ही है। अभी मैंने एक पहला पंक्चुएशन बताया था, ये दूसरा पंक्चुएशन आया हुआ है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, आई एम नॉट, इन हिलेरियस स्पिरिट्स ही आंसर्ड। फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो इसमें आपको जो करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। तो आपको मैं बता दूँ कि जो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ है, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड माई हैंड, यहाँ फुल स्टॉप, एक सेंटेंस ये हुआ। उसके बाद देखिए हाउ आर यू को क्या किया गया है, इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में कवर किया गया है, हाउ आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आई आस्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा है, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, कॉमा, ही आंसर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि पंक्चुएशन में जो मार्क्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ कैसे यूज़ करना रहता है, मोस्टली बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है। देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर्स आउट स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। ये रिमार्क कैसियस ने क्यों किया था, क्यों कहा था, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए कि क्यों कहा था, क्योंकि ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप। वो ब्रूटस से प्यार करता था और वो उसे ऊंचाई पे जाते हुए देखना चाहता था, मतलब उसका नेम फेम बढ़े, ऐसा वो सोचता था।
कि ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम, क्या वो ब्रूटस से नफरत करता था, उसे मारना चाहता था, या ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, वो सीजर से हेट करता था और उसे मारना चाहता था, या फोर्थ ऑप्शन ही वॉज जेलियस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसिट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, इसमें या तो या ये चाहता था कि ब्रूटस को जो सीजर था, जूलियस सीजर, आपको पता है जूलियस सीजर के खिलाफ उसे उकसा करके भड़का करके उसको मरवाना चाहता था, क्योंकि उसकी जो बढ़ती हुई ताकत थी उससे वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करता था। तो आपको मैं बता दूं जो 33 है इसका ऑप्शन फोर्थ राइट है, ठीक है, क्योंकि वो नफरत करता था, आपको पता है जो उसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया था। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, कैसियस मीन्स दैट समटाइम्स पीपल हैव टू टेक स्टेप्स दे थिंक दे कैन नॉट, जो वो सोचता है कभी कभी वो नहीं कर पाता। ही डज नॉट मीन टू प्रेजेंट फेट एंड ह्यूमन एफर्ट्स एज ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो सोनेट होता है क्या वो 18 लाइन का होता है, 20 लाइन का होता है, 14 लाइन्स का होता है, 12 लाइन्स का होता है। तो आपको पता है जो सोनेट होता है, ठीक है, वो कितने लाइन का होता है, वो 14 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है, वो 14 लाइन का होता है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दे रही हूँ कि ये सोनेट होता क्या है। अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोयम रिटेन इन एम्बिक पेंटामीटर, वो किस में लिखा जाता है, एम्बिक, ठीक है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। एम्प्लॉइंग वन ऑफ सेवरल राइम स्कीम एंड adhere टू a टाइटली स्ट्रक्चर्ड थेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं आप। 35 जो इलियड है वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इलियड को किसने ट्रांसलेट किया था, क्या ड्राइडन ने किया था, पोप ने किया था, जॉन किंग ने किया था, नैना दीज ने। तो मैं आपको बता दूं जो 35 है, 35 का जो सेकंड है, ठीक है, ये इलियड लिखा किसने था, आपको पता है कि इलियड जो लिखा था वो होमर ने लिखा था, ठीक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया, होमर। और इलियड और उन्होंने एक और लिखा था, बहुत ही फेमस उनका है ये वर्क, ओडिसी, ठीक है, क्या था, ओडिसीज, ठीक है, ये भी होमर ने लिखा था। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था, अलेक्जेंडर पॉप ने किया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। होमर्स इलियड एंड ओडिसी वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अलेक्जेंडर पॉप, who is regarded as one of the greatest English poets and the foremost poet of the early 18th century. Okay, next question number 36 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका है। In Milton there is always an appearance of effort in Shakespeare, स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, ये जो रिमार्क है ये किसके द्वारा दिया गया है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट इन शेक्सपियर, स्कार्सली एनी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, थॉमस हार्डी ने कहा है, निजल इजेकिल ने कहा है, विलियम हैजलिट ने कहा है, या मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। तो आपको पता है जो 36 का राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दिस रिमार्क वॉज मेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड हु वॉज एन इंग्लिश विक्टोरियन पोएट एंड लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक, noted especially for his classical attacks on the contemporary tastes and manner of the barbarians, the Philistines and the populace, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं। Who possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott? ये जो पोसेस नेचुरल सिंप्लिसिटी था ये किसने कहा है, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिए, जॉन मैसफील्ड ने कहा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, या WBH ने कहा है। तो आपको ऑप्शन राइट दिख रहा होगा, जो ऑप्शन सेकंड है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, उन्होंने कहा है। देखिए, टेनिसन पोसेसेस द ड्रीमनेस ऑफ स्पेंसर्स, द मजेस्टी ऑफ मिल्टन, ऑल नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, ऑल फैंटेसी ऑफ ब्लैक एंड कॉलरिज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शैली एंड द नरेटिव वेगर्स ऑफ बायरन एंड स्कॉट।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप केयर करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसी को थोड़ा सा पलट के दे देंगे और आप थोड़ा सा भी अगर पलटा गया तो हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आप देख सकते हैं। 38 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एपिक? एपिक क्या है? क्या डेफोडिल्स है, या पैराडाइज लॉस्ट है, या आपको ब्लैक खान है, या हाइपेरियन है? तो आपको मैं बता दूं, जो पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट ये क्या है? ये एपिक है। आपको पता है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट अपने लाइफ के लास्ट फेज में लिखा था। ठीक है, लिखना तो वो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने लिख पैराडाइज लॉस्ट दिया। ठीक है, वो लिखना चाह रहे थे कि एडम को कैसे वेनिस्ड किया गया था, मतलब एक उन्होंने स्टोरी लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने बाइबल को कॉपी करके वो पूरा एपिक ही लिख डाले। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट एक्सप्लेनेशन देख ली। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स बाय 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रिकलेक्ट द रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई डेब्ट्स। मतलब जो मेरी जिंदगी है वो मेरे जो दुश्मन है उनके घर पे गिरवी रखी गया, उसका कर्जदार है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइन है। आप इसको मैं अभी वो ऑप्शन पढ़ देती हूँ, शायद आप इसको रिकॉल कर पाए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है? दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अलोन, दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, दैट ही लव जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। आपको पता है कि जो रोमियो था जूलियट से प्यार करता था, और जूलियट उसके जो शत्रु थे, मतलब उसकी फैमिली के जो शत्रु थे, उन्हीं की बेटी थी। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आंसर होगा। देख सकते हैं आप, हियर शेक्सपियर हैज यूज्ड अ मेटाफर वेयर इन रोमियो कंपेयर्स हिज मीटिंग एंड फॉलिंग इन लव विद जूलियट टू अ लिंगर आर अ रिकॉर्ड ऑफ डेब्ट्स एंड पेमेंट्स. As my colleague states, Romeo has just learned Juliet's identity. She is a Capulet, his family is a sworn enemy. ठीक है, उसकी जो फैमिली थी क्या थी? कॉपुलेट फैमिली से थी, और रोमियो के घर से प्रॉब्लम थी कॉपुलेट फैमिली से। देखिए, और आपको पता है कि रोमियो किस फैमिली से बिलोंग करता था? उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40। One of the best play, The Tempest, is the last of Shakespeare's play. He was inspired to write it by which incidents? ये जो टेम्पेस्ट था वो उनका आपको पता है कि लास्ट उनका प्ले था, इसको स्वान सॉन्ग भी माना जाता है। वो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किससे इंस्पायर होकर के, किस घटना से वो प्रेरित होकर के उन्होंने लिखा था। सिंकिंग ऑफ अ शिप, क्या शिप के डूबने की घटना थी उनके साथ हुई थी, उससे उन्होंने प्रेरणा ली थी। द डिफिट ऑफ आर्मडा, आर्मडा के मैदान के युद्ध से रिलेटेड था, उनके हारने से। रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ द शिप दैट हैज़ डिसअपियर्ड, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है जो 40 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। मतलब जो आंधी तूफान में, आपको पता है टेम्पेस्ट मतलब क्या होता है? तूफान होता है ना। तो जो शिप थी वो गायब हो गई थी, वो वापस से आती है, उसी की प्रेरणा लेकर के उन्होंने ये इतना बड़ा टेम्पेस्ट, इतना फेमस उन्होंने लिख डाला था। देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। इट इज़ अ थॉट टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स रीडिंग ऑफ अ रियल लाइफ इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय द वोगेन. On July 24, 1609, a fleet of 9 English vessels was nearly the end of the supply voyage of the new colony of the Bermudas when it ran into a cruel tempest. मतलब एक तूफान था जिसमें वो डूब, ऐसा लगा कि वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गया है, लेकिन वो फाइनली वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। वॉट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? अभी मैंने क्या पूछा, उनका बॉर कब उनका जन्म हुआ था? 1564 में। अब इनकी मृत्यु बताइए, और 23 अप्रैल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब डेट सब कुछ पूछा जा रहा है ना। देखिए 1624, 1616, 1699, और ये फिलहाल यहाँ 1596 होगा। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड होगा, 23 अप्रैल। आपको पता है वो 23 अप्रैल को जन्म भी लिए थे और मृत्यु भी 23 अप्रैल को ही हुआ था ना, 23 अप्रैल 1616 में।
आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। ऑन अप्रैल 23, 1616 English poet and playwright William Shakespeare died in his hometown of Stratford upon Avon at the age of 52। मतलब वो 52 साल की उम्र में ही अपने इस देह का त्याग कर दिया था। ठीक है। और आपको मैं बताऊं जहां उनकी जन्म हुई थी, मतलब जन्म भी उनका कहाँ हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था, और मृत्यु भी उनका स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज पब्लिश्ड इन, जो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस था वो कब पब्लिश हुआ था? क्या 1597 में, 1598, 1599 या 1600 में? तो आपको पता है कि जो इस ऑप्शन फोर्थ है, मतलब 1600 में मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश किया गया था। आपको पता है कि ये कौन सी कहानी, मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस कहानी है, और उसी के बेस्ड पे आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक कहानी लिखा था। और क्या आपको पता है वो कौन सी कहानी थी? अगर आपको पता हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके आप सबके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ कॉमेडी इन 5 एक्ट। मोस्टली आपको मैं बता दूं कि जो शेक्सपियर लिखते थे वो उनका मोस्टली जो एक्ट्स होता था वो क्या होता था, 5 एक्ट ही होता था। तो ये भी 5 एक्ट में लिखा है, ये एक कॉमेडी है। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इट वॉज रिटन बिटवीन 1596, मतलब 1596 से लेकर के 1599 के बीच में इसको लिखा गया था। प्रिंटेड इन अ क्वार्टो एडिशन इन 1600, और ये जो पब्लिश किया गया था क्वार्टो एडिशन में कब किया गया था? 1600 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। लैसिडास इज अ मिल्टन्स। लैसिडास आपको पता है एडवर्ड किंग के मृत्यु पर उन्होंने लिखा था। ठीक है। एडवर्ड किंग नहीं थे एक्चुअली, ये मिल्टन साहब के फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे। देखिए ऑप्शन, अब पैस्टोरल इलेजी है, जनरल पोयम है, ओड है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कि जो लैसिडास है ये पैस्टोरल एलेजी है। ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लैसिडास इज अ पोयम बाय जॉन मिल्टन रिटेन इन 1637। आपको पता है ये कब लिखा गया था? 1637 में, एज अ पैस्टोरल इलेजी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1638, और इसको पहली बार इसको पब्लिश किया गया 1638 में। कलेक्शन ऑफ इलेजीज इंटाइटल जस्टा एंडोर्डो किंग नाफ्रेजो। ठीक है। इसका जो जब टाइटल था लैसिडास, उससे पहले इसको क्या टाइटल दिया गया था? जस्टा। आप एक मिनट इसको अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जस्टा, ठीक है, इंडोर्डो किंग नफ्रेगो, ये इसका पहले टाइटल दिया गया था। डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, मिल्टन्स कंटेम्प्ररी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इनके फ्रेंड थे, हु हैड ड्रॉन्ड एट द शिप रैक इन अगस्त 1637। 1637 में वो एक शिप हादसा में डूब गए थे। ठीक है, मारे गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। वेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा जो पैराडाइज लॉस्ट था कब कंप्लीट किया गया था ना? ऑप्शन देखिए 1640, 1663, 1641, 1660। तो आपको मैं बता दूं जो ऑप्शन आपका हालांकि ये ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कंप्लीट उन्होंने किया था 1665 में कंप्लीट किया था, लेकिन ये ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है। तो हो सकता है कि आयोग ने कुछ ऐसा माना होगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि 1665 में पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया गया था। ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, एक मिनट देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जॉन मिल्टन वॉज नियरली 6th when he published Paradise Lost in 1667। ये पब्लिश किया गया था 1667 में। बायोग्राफर जॉन आब्रे 1626 to 96 tells that the poem was begun in about 1658 and finished in about 1663। ठीक है। मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्टार्ट किया था 1658 से लेकर के 1663 तक। ठीक है। उनका ये कहना था, किसका कहना था मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने उनके जो बायोग्राफर थे जॉन आब्रे, एक मिनट मैं आपको हाईलाइट भी से कर देती हूँ। जो बायोग्राफर थे जॉन मिल्टन के, जॉन आब्रे, उनका कहना था कि उन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया था, एक मिनट, जो लिखना स्टार्ट किया था वो 1658 से लेकर के 1663 के बीच में उन्होंने
लिख के कंप्लीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। आपको पता है कि लिरिकल बैलेड्स के जब ये पब्लिश हुआ था उसी के बाद से ही माना जाता है कि रोमांटिक एज का स्टार्टिंग हो गया था। और रोमांटिक एज आपको पता है कि कब से कब तक था, 1798 से लेकर के ना, 1798 से लेकर के 1735 तक माना जाता है फिलहाल, जो मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, पोप। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लैसिडास और एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ, नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ। लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स इज अ कलेक्शन ऑफ द पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। मतलब आपको पता है कि जो लिरिकल बैलेड्स था ये विलियम वर्ड्सवर्थ और जो एस.टी. कॉलरिज थे, दोनों लोग के कोलैबोरेशन के साथ इसको कंप्लीट किया गया था। और आपको पता ही होगा कि जो एस.टी. कॉलरिज थे उनका फर्स्ट पोएम, लिरिकल बैलेड का पहला पोएम उन्हीं के द्वारा दिया गया था, द एंशिएंट मैरिनर। और जो लिरिकल बैलेड का लास्ट पोएम था वो था टिंटन अबे, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English romantic movement in a literature। ठीक है, तो आज के सेशन के ये सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप कुछ अपना क्वेरीज देना चाहते हैं उसे भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो उसे भी आप दे सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम तमाम तरीके के अपडेट्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और उसमें हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड मीनिंग्स भी, मतलब कुछ न कुछ उसमें हम देते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।